हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश इत्यादि के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि तुगलक वंश सैयद वंश कब से कब तक रहा है। तो ये 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक चला है। इसके बाद में इसके संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो इसके संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। क्यों? क्योंकि इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। पूछा जाएगा आप लोगों से कि ऐसा कौन सा सल्तनत काल का शासक है जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की है, तो कौन बोला जाएगा? ये खिज्र खां है। किसका संस्थापक है? सैयद वंश का संस्थापक है। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तैमूर लंग कौन था? तैमूर लंग ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था 1398 ईस्वी में, और इसका ही सेनापति था खिज्र खां। खिज्र खां को इसने तैमूर ने यहाँ जो भारत में और पाकिस्तान में कौन कौन से दिलाया, तो मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक इसको नियुक्ति किया गया, और ये तैमूर जो था वापस लौट गया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। क्यों भेजता था? क्योंकि जो शाहरुख के पिता थे तैमूर, उसने ही इसको खिज्र खां को यहाँ अपॉइंट किया था, कह सकते हैं कि यहाँ इसको नियुक्ति किया था या इसको शासक बनाया था, इसलिए ये इसके पुत्र को कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु कब हो जाती? तो 20 मई 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? 20 मई 1421 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट नहीं, इतना फिलहाल ध्यान रखिएगा। खिज्र खां के पुत्र का नाम क्या है? मुबारक खां। और मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन सरींदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। याहिया बिन सरिंदी को अगर पूछा जाए किसका संरक्षण प्राप्त था, तो आप लोग क्या बताएंगे? मुबारक शाह का। और मुबारक शाह की पुस्तक जो इसने लिखी वो कौन सी है? तारीख मुबारक शाही। इसमें किस बात की चर्चा की गई, किस विषय के बारे में जानकारी मिली है? तो इसमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने। अगर पूछा जाए मुबारकाबाद जो है किस नदी के किनारे है, तो आप लोग बताएंगे यमुना नदी के किनारे है। स्थापना किसके द्वारा की गई है? मुबारक शाह के द्वारा। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन हुआ है? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतिम और पहला संस्थापक बहुत पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक रहा है? तो 37 वर्षों तक रहा है। 37 वर्ष तक शासन किया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद में लोदी वंश आ जाता है। और सबसे कम शासनकाल किसका रहा है? हम पहले ही बता चुके थे कि खिलजी वंश का सबसे कम शासनकाल रहा है, और सबसे ज़्यादा किसका रहा है? तो तुगलक वंश का रहा है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लोदी वंश अब यहाँ से स्टार्ट होता है। लोदी वंश कब से कब तक चलेगा? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। पानीपत का युद्ध होता है प्रथम, तब तक लोदी वंश रहता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। लोदी वंश का संस्थापक कई बार पूछा गया, तो इब्राहिम लोदी ना होके कई बार इब्राहिम लोदी लोग लगा देते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे? बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। वह 19 अप्रैल 1451 को, कब? 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से, कौन सी उपाधि इसने धारण की है? तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि इसने धारण की है, और फिर ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। कब बैठा था? 19 अप्रैल 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा धारण करके। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि दिल्ली पर प्रथम अफगानों में किसने इसकी स्थापना की? तो बहलोल लोदी ने ही इसकी स्थापना की है। इसको ही इसका श्रेय मिलता है कि अफगान राज्य की स्थापना इसी ने की है सर्वप्रथम। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन चलाया है। इसका नाम ही बहलोल लोदी था, इसलिए इसने अपने नाम से सिक्के चलवाए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, रहेगा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। मकसद ए अली कौन कहता था अपने सरदारों को? तो बहलोल लोदी।
वह अपने सरदारों के लिए खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा होता था। कितना अच्छा शासक था। नहीं तो सब पहले शासक बैठ जाता है, फिर उसकी जनता बैठती है, यानी उसके सरदार बैठते हैं। ये क्या करता था कि अगर इसके सरदार खड़े हैं तो ये खुद खड़ा रहता था। बहलोल लोदी का पुत्र, इसका नाम क्या था? निजाम खां। निजाम खां कब गद्दी पे बैठता है? तो निजाम खां 17 जुलाई सन 1489 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। उपाधि कौन सी धारण करता है? सुल्तान सिकंदर शाह। इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा कि बहलोल लोदी का पुत्र कौन है, तो आप लोग बताएंगे निजाम खां। निजाम खां गद्दी पर कब बैठता है? 17 जुलाई 1489 ईस्वी को ये गद्दी पे बैठता है। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान सिकंदर शाह की इसको उपाधि से सम्मानित किया गया, या इसने खुद धारण की थी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने, यही है सिकंदर शाह लोदी, जो सिकंदर लोदी, इसने किस शहर की स्थापना की? तो इसने आगरा शहर की स्थापना की। कब की? 1504 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है कि आगरा शहर किसने बसाया, कब बसाया? तो आगरा शहर सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में बसाया गया। भूमि के लिए मापन प्रमाणिक पैमाना इसने क्या दिया? गजे सिकंदरी। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि सिकंदर लोदी के समय मापन का पैमाना कौन सा था? तो गजे सिकंदरी। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन है? सिकंदर लोदी। इम्पॉर्टेंट, इसके जो भी है सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। गुलरुखी नाम से शीर्षक से जो कविताएं लिखता था फारसी में, वो कौन है? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई। पहले राजधानी कहाँ थी? दिल्ली राजधानी थी। और जब इसने आगरा बना लिया या आगरा शहर बसा लिया, तो इसने स्थानांतरित कर ली अपनी राजधानी कहाँ? दिल्ली से लेकर आगरा। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने जो एक संस्कृत का आयुर्वेद नाम का ग्रंथ था, इसने फारसी में अनुवाद करवाया। किस नाम से? फरहंगे सिकंदरी के नाम से इसका अनुवाद करवा लिया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को, ये देखो यहाँ पे इसने बहुत गलत चीज़ की है कि जो ज्वालामुखी मंदिर था उसकी मूर्ति को तोड़कर, उसकी मूर्ति इसने तोड़वाई और टुकड़े टुकड़े मूर्ति के किए, और फिर किसको बांट दिए? वो कसाईयों को बांट दिए। क्यों? क्योंकि मांस तौलने के लिए। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इसने कहा कि मुसलमान लोग जो हैं वो ताजिया निकालेंगे, और जो औरतें हैं यानी स्त्रियां हैं वो पीरों या मज़ारों पे नहीं जा सकती हैं। इसने ये प्रतिबंध लगाया पर्दा प्रथा की वजह से, ऐसे कह सकते हैं। एक और शासक होगा जो इसके रूट पे चलेगा, ऐसे ही काम करेगा, लेकिन इसने पहली बार ही किया था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसके गले में कुछ बीमारी हो गई थी, इसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी दिन जो इसका पुत्र था इब्राहिम लोदी आगे चल के होता है, इसने कौन सी उपाधि धारण की? इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की, और ये आगरा के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर क्यों नहीं बैठा? क्योंकि इसके पिता की राजधानी आगरा उसने बनाई थी, इसलिए आगरा के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः किसमें भाग लेता था? होली में। इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो ज़्यादातर हिंदुओं के त्योहारों में, मानकर चलो कि होली में भाग लेता था, वो कौन रहेगा? तो वो कौन रहेगा? सिकंदर लोदी रहेगा। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री को हम वजीर भी कहते हैं इनकी लैंग्वेज में, सल्तनत उसमें। तो वजीर कौन थे? इनका नाम क्या था? मियाँ भोइया। इन्होंने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। क्या बनवाई? दिल्ली की मोट मस्जिद। ठीक है, याद रखना, कई बार आता है क्वेश्चन, दिल्ली की मोट मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? तो सिकंदर लोदी के वजीर, जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं, उनका नाम है मियाँ भोइया। उन्होंने 1505 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। आगे बढ़ेंगे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध होता है और उसमें इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है।
बाबर से कब हारा ये? तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। आप सभी को पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526, ये आपको याद रहता है, लेकिन इसकी डेट भी याद रखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट रहेगी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है, उसमें इब्राहिम जो लोदी था वो बाबर से हार जाता है और इसी युद्ध में ये मारा जाता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था, किसने बाबर को बुलाया था? तो एक जो पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, इन्होंने इनको निमंत्रण दिया था कि आप यहाँ आओ और इसके साथ आक्रमण करो। तो इसके साथ आक्रमण करो और उसको मार दिया था इन्होंने आक्रमण करके। और फिर ये जो गद्दी पे थे, फिर उसके बाद में यही लोग गद्दी पे बैठते हैं। सल्तनत कालीन व्यवस्था कैसी थी, एक बार हम इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सल्तनत कालीन व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था, यानी केंद्र का, जैसे इस टाइम क्या है, केंद्र कौन संभालता है, या ये हम कह सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो ऐसा होता। उस टाइम भी ऐसा था, जो केंद्र का प्रशासन था वो किसके हाथ में था, वो सुल्तान के हाथ में रहता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन थे। अमीरों की यहाँ पे ज़्यादा वो उच्च लेवल का वो नहीं था, अपना तबका नहीं बनाए हुए थे। ये उच्च लेवल किसके टाइम पर था, तो चरमोत्कर्ष ये लोधी वंश के शासनकाल में था। और बलबन जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अमीर जो प्रभावहीन थे। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद को सल्तनत काल में क्या बोला गया, मजलिस ए खलवत बोला गया। मजलिस ए खास और मजलिस ए खलवत में बैठकें हुआ करती थी। बारी ए खास क्या था, बारी ए खास ऐसा सुल्तान का दरबारियों में था, जैसे कौन कौन से वहाँ पे आते थे, खानों में अमीरों, मालिकों इत्यादि रईसों को बुलाया जाता था यहाँ पे बारी खास में। बारी आजम क्या था, यहाँ पे इनके जो राजकीय कार्य होते थे उनको अधिकांश देखा जाता था। नेक्स्ट थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, इसके मंत्री और उनसे संबंधित कुछ विभाग हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। मंत्री कौन था, वजीर। वजीर यानी प्रधानमंत्री। ये किसका मालिक होता था या इसको कौन सा विभाग दिया जाता था, तो ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। कई बार पूछा गया है, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट वाला मार्क करवा दे रही हूँ, फिर उसके बाद में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है मैं मार्क करवा रही हूँ। वजीर क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था, किसका प्रमुख होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। इंपॉर्टेंट रहेगा। मुशरिफ ये मुमालिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रांतों एवं अन्य विभागों का आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। जैसे इस टाइम क्या होता है, महालेखा परीक्षक होता है, उस टाइम ये मुशरिफ ये मुमालिक हुआ करता था। फिर उसके बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट है, बरीद ए मुमालिक क्या है। गुप्तचर विभाग का प्रमुख जो अधिकारी होता था उसको बरीद ए मुमालिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट 100% आ भी सकता है और कई बार आया है, ध्यान रखिए। आरिज ए मुमालिक क्या होता है, आरिज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता है उसको दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख कहते हैं। आरिज ए मुमालिक इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट रहेगा दीवान ए खैरात क्या था, दीवान ए खैरात दान का विभाग था। दीवान ए बंदगान क्या था, दीवान ए बंदगान ये क्या था, दासों का विभाग था। किसके द्वारा ये बनवाए गए, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए। दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान और दीवान ए इस्तेहाक। दीवान ए इस्तेहाक क्या होता था, पेंशन का विभाग होता था। कुछ विभाग दिए गए और जो विभाग इनके द्वारा बनाया गया है वो सुल्तान दिया गया है। दीवान ए मुस्त खराज किसके द्वारा बनवाया गया, ये दीवान ए मुस्त खराज क्या होता था, वित्त विभाग होता था। और इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए कोही किसके द्वारा चलाया गया, तो दीवान ए कोही
कृषि विभाग होता था। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को वहाँ पे चूकना नहीं है, याद रखना है इसको। दीवान ए कोही क्या है, कृषि विभाग होता था। और किसके द्वारा इस बनवाया गया, तो MBT के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बनवाया गया था। दीवान ए अर्ज क्या है, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। इसको किसके टाइम पर बनवाया गया, तो बलबन ने इसको बनवाया है। और दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक, ये किसके द्वारा बनवाए गए, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए थे। आगे बढ़ेंगे। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। इसका जो अध्यक्ष था वो सदर हुआ करता था। और क्या था, ये काम में इसका क्या था, प्रधान ये काजी होता था। न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था, काजी का काम करता था और न्याय विभाग का अध्यक्ष भी हुआ करता था। दीवाने इंशा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंधित था। इम्पोर्टेंट रह सकता है लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट ये। दीवाने इंशा पूछा जाए तो क्या है, राज्य के जो पत्राचार था उससे संबंधित था ये दीवानी इंशा। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत क्या कहलाता थे, बरीद। जो दूत होते थे उनको क्या कहते थे, बरीद। और बरीद कौन बन पाता था, जो शासक का सबसे विश्वास पात्र होता था, उसको बरीद का पद मिलता था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। इसने लोक निर्माण विभाग बनवाया था। यह विभाग नहरों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। ध्यान रखिए आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। इक्ता या सूबा क्या है, इक्ता उसको कहते हैं जो जमीन का टुकड़ा सरदार सेनाओं में दिया जाता सैनिकों को कि अपनी ही रोजी रोटी कमाएंगे। ये क्या होता था, ये कई भागों में बटा था। इक्ता है, सूबा है। और यह शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी, तो मुक्ति नायब या बली के द्वारा होती थी। इक्ताओं को सिकों, इक्ता जो थे उनको किसों में विभाजित किया गया था, तो सिकों का मतलब होता है जिलों में, जहाँ का प्रमुख कौन होता था, सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। जो ये सिकदार था वो सैनिक अधिकारी होता था, सेना का अधिकारी होता था। राजस्व कर व्यवस्था यहाँ की कैसी थी सल्तनत काल की, तो उश्र जो मुसलमानों से लिया जाता था, भूमि पर कर। खराज किसको कहता था, जो गैर मुसलमान थे उनसे लिया जाने वाला कर, भूमि कर ये भी था। मुसलमानों से लिया जाता था वो क्या था, उस्र था। खराज जो था वो गैर मुसलमानों से भूमि पर लिया जाता था। जकात किसको बोलते थे, मुसलमानों पर धार्मिक कर। धार्मिक कर जो मुस्लिम लोगों पे लगता था वो क्या था, जकात। और ये कितना लिया जाता था, तो संपत्ति जितनी होती थी उसका 40वां हिस्सा। जजिया किस पे लगाया गया, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया गया था, जजिया। नोट में क्या लिखा, खम्स। खम्स क्या है, खम्स ये लूटे हुए धन का होता था। लूटे हुए धन पे ये लोग कर लेते थे कितना, लूटे हुए धन, खानों, भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग, कितना, 1/5 भाग। और जिस पर सुल्तान का अधिकार कितना था, इतना 1/5 भाग पर था। और शेष जो उनके जो खोजता था उनको सैनिक, उनको ये दे दिया जाता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़ के और सभी ने क्या किया, 4/5 हिस्सा अपने पास रखा और 1/5 हिस्सा उसको दिया जिसने ये खोजा है। लेकिन एक ऐसा भी बादशाह हुआ है या शासक हुआ है जिसका नाम क्या है, सिकंदर लोदी। इसने गड़े हुए खजानों में से कुछ भी हिस्सा नहीं लिया। इसने कहा जाओ भाई सब माफ़ है, आप लोग ले जाओ और खूब खा उड़ाओ जाके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सिखों को यानी जो जिले थे उनको किस में विभाजित किया गया, परगनों में। परगनों में विभाजित कर दिया गया। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था। परगने का मुख्य अधिकारी कौन था, आमिल। और मुसरिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। मुसरिफ जो लगान को निश्चित करता था कितना लगान पड़ेगा, उसको मुसरिफ कहते थे। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए शदा नामक अधिकारी करता था। एक शहर दे दो या 100 गांव, उसकी देखरेख किसके द्वारा की जाती थी, अमीर ए शदा अधिकारी होता था ये एक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस टाइम भी गांव ही थी। और गांव में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग जो थे यानी छोटे जमींदार जिनको बोलते थे, वो खुद कहलाते थे और मुकद्दम मुखिया होता था वहाँ का।
गांव का एक पटवारी भी होता था, जैसे इस टाइम क्या है पटवारी लेखपाल होता है, वैसे ही तब क्या होता था, गांव का एक पटवारी होता था। और सुल्तान की स्थायी सेना को, इम्पोर्टेंट है, जो सुल्तान की स्थायी सेना थी उसको खास खेल कहा जाता था। मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली में किया गया। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सी सेना है जिसका वर्गीकरण दशमलव प्रणाली में किया गया, तो मंगोल सेना है। और इसका आधार किसको बनाया गया, सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का इसका आधार बना है ये। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को, जो जिसके द्वारा गोला बारूद फेंका जाता था, उसको मंगलिक और अर्राद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है कि 10 अश्वारोही अगर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक सर एक खेल बनता था। और 10 सर एक खेल को मिला के एक सिपह सलार बनाया जाता था। 10 सिपह सलार जब मिलते थे तो एक अमीर बनता था, और जब 10 अमीर मिल जाते थे तो एक मलिक बनता था, और 10 मलिक मिलते थे तो एक खान बन जाती थी। इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे हम बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इम्पोर्टेंट, क्या कहेंगे यहाँ पे, इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा किसने शुरुआत की, फिरोज शाह तुगलक ने कर दी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे, ये भी कई बार पूछा गया है कि अच्छे नस्ल के घोड़े कहाँ से आते थे, तो ये लोग तुर्क से, अरब से, रसिया से, ये सब मंगाते थे यहाँ से। हाथी कहाँ से, हाथी बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन शरीयत का जो कुरान हदीस पर आधारित था, किस पर ये शरीयत चलती थी उस टाइम, कुरान चलता था, हदीस चलता था। जैसे इस टाइम रामायण महाभारत, और उस टाइम ऐसा था कि ये शरीयत कानून वो कुरान और हदीस था, उस टाइम चलता था। इसमें 4 कानून महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यहाँ से कानून लिया गया, कुरान, हदीस, इज्मा और क्यास। आगे बढ़ेंगे। सुल्तानत सप्ताह में, जो सुल्तान था वो सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए आता था। कब कब, 2 बार आता था, 2 बार किसी भी दिन हो सकता था। और सल्तनत काल में जो लगान निर्धारित करने की मिश्रण प्रणाली थी उसको क्या बोला जाता था, मुक्ताई प्रणाली। क्या है यहाँ पे, लगान मिश्रित करने की प्रणाली मुक्ताई प्रणाली कहलाती थी। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण, और इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सरस्वती क्या होता था, अच्छी किस्म के चावल के लिए सरस्वती यूज किया गया। अनिलवाड़ा क्या है, व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, जो व्यापारियों का तीर्थ स्थल टाइप से था उसको अनिलवाड़ा कहते थे। और सतगांव क्या था, रेशमी रजाइयों के लिए, रेशमी रजाइयों के लिए प्रयोग किया गया सतगांव। आगरा क्या, नील का उत्पादन करने के लिए। बनारस सोने चांदी की व जड़ी के काम के लिए इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ेंगे। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो केंद्र के नियंत्रण में भूमि रहती थी उसको हम खालसा भूमि कहते हैं। अलाउद्दीन ने जो दान की गई भूमि थी उसको अधिकांश रूप से छीन लिया, उसी को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी में टंके चलाए गए, और जो तांबे के थे उसको हम दिरहम कहते हैं, दिरहम। देवल, देवल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कहाँ का ये देवल क्या है, तो देवल सल्तनत काल का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। अगला हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।